अभी 2 दिन पहले हमने पहला वीडियो जारी किया, हम बहुत दिनों से, जिसमें 6-7 लोग थे। तो उसमें किसी ने मेरे को दिखाया, एक मज़ेदार कमेंट आया कि ये इन सबको पढ़ा लिखा सिखा दिया गया है। तो हमारे किसी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, दिल्ली आईएएस में सिखाते और बुलाते नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिना बुलाए आता है। बात इसकी नहीं है कि मैं बुला सकता हूं या नहीं, या ये आ सकते हैं कि नहीं। बात ये है कि वो लोग जो सिलेक्शन के बाद भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो सिलेक्शन के बाद भी इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि सौरभ सर से नहीं, जिस संस्थान से हम जुड़े थे वहाँ के बच्चों को गाइड करना है, वो किसी बुलाने के मोहताज नहीं है। हमारी बात हुई क्या इसके पहले? और ये सब लोग हर साल इसी इच्छा से आते हैं कि जब वो वहाँ बैठे थे तो उनको किसी ने आके गाइड किया था। आज ये लोग चयनित हैं, तो आज इनकी जिम्मेदारी है कि आपको गाइड करें। किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में सफल होने का एक ही पैमाना है, वो है जिम्मेदार होना। और इनका यहाँ या किसी भी ऐसी जगह पर होना जहाँ ये अपने गांव में, अपने शहर में लोगों को गाइड कर रहे हैं सही ढंग से, ये इनके जिम्मेदार होने का प्रमाण है। और ये उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारी भी बनेंगे। तो मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये सब अपनी अपनी जगह बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की रैंकिंग सुनने में बड़ी रुचि होती है, तो मैं उसी हिसाब से बता देता हूँ। अमन यादव हमारे बीच में हैं और अमन 29 रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं। अतुल देवांगन, ठीक है, ये हमारे बीच में है, 84 रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं। इनके पद मैं आपको बता भी दूंगा तो आप शायद समझ पाएं। एपीओ, ईएसआई, सीटीआई, आप समझ पाएंगे। तो रैंक समझिए और ये सोचिए कि आपको इन्हीं रैंक के आसपास रहना है। आओ। लो भाई, आज तो बाकायदा मजमा लग गया है, ठीक है। तो मैंने अमन और अतुल के बारे में बतलाया आपको। शुभम बंसल, ठीक है, अभी अलग से इंट्रोड्यूस कर देंगे इनको आपको। 91 रैंक पर हैं। विपिन पटेल 59 एंटी मिला है, ठीक। इसके बाद 2 लोगों पर और हमने चर्चा की थी। अभिषेक, पहले होमेश 102 और फिर अभिषेक 114, और कोई छूटा? सुरेश, इसमें नहीं है ना, सुरेश साहू जी 42। तो टुडे वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हमारे बीच में जो आ रहे थे अंडर 50 में, एक आधे अंडर 100 में। आप ये देखिए, ये लगभग हम कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और लगभग सब 100 के अंदर। वी हैव 29, वी हैव 42, वी हैव 59, वी हैव 84, 91। इस रैंक में आना, इन जगहों पर आना जहां ये हैं, इट इज़ फिनोमिनल अचीवमेंट। तो अब मैं सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, ये अपने बारे में आपको बता पाएँ। अपनी तैयारी जर्नी के क्वेश्चंस जो हैं आपके, आप भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। फिर इनका अनुभव हम एज एन इंटरव्यू भी आप तक पहुंचाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय 1 वी विल स्टार्ट। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू। चलो शुरुआत करते हैं। अभिषेक मिश्रा नाम है मेरा। सर तो नाम बता चुके हैं। मेरा लगभग 4th अटेम्प्ट था ये वाला। शुरू का 3 मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग में कहीं वीक रह गया था मैं नॉर्मली मानता हूँ, अगर आप कुछ गुरु मंत्र लेके चलते होगे तो, कि 4 चीजें मानता हूँ मैं: सोर्स, स्ट्रेटजी, स्टेमिना और स्किल। ये 4 चीजें होती हैं आपकी तैयारी में। XYZ आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सोर्स मतलब आप पढ़ कहाँ से रहे हो, उसमें टीचर भी आते हैं और उसमें बुक्स भी आती हैं, ठीक है। स्टेमिना, सिटिंग आप कितनी लंबी मार रहे हो, ठीक है। आजकल खैर लाइब्रेरी कल्चर, ग्रुप कल्चर जो हो रहे हैं, उसके कारण लोगों की सिटिंग बढ़ गई है, ठीक है, ये एक काम करता है।
स्टैमिना मैंने बता दिया। स्किल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी आंसर राइटिंग स्किल आ जाती है, एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, आप नोट्स कैसे बना रहे हो, आप लर्न कैसे कर रहे हो चीजों को, करंट को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बहुत सारी स्किल आ जाती है। ठीक है। और स्ट्रेटजी आप अपने एक्सपीरियंस से बना सकते हो और दूसरों के भी एक्सपीरियंस से बना सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आपने एक दो बार अपीयर हुआ है तो आप अपनी कमजोरियों को जान रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को जान रहे हो, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। और अगर आप अपीयर नहीं हुए, फर्स्ट टाइम मारो, तो आप रिजल्ट देखो और लोगों ने कैसी स्ट्रेटजी अपनाई है, मतलब किन पेपर्स में वो स्कोर कर रहे हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। अगर लग रहा है कि हाँ 1 to 4 के साथ जा रहे कई लोग, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अपन प्री पे भी आ जाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। मेरा नाम सुरेश कुमार साहू है और मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ अभी CTI के पोस्ट पर 2017 बैच से, है ना। अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो कैसे सेलेक्ट होना है, कैसे सेलेक्ट होना है, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, वो तो नहीं बताऊंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि गलती क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था तो मैं ऐसी मेंस दे दिया था बिना पढ़े, छोटा मोटा बुक से पढ़ के, और सर का टारगेट कोर्स किया था, तो मेरा CTI में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूँ। फिर मैं अपना जनवरी स्टार्ट किया पढ़ना, वही पढ़ना, छोटा मोटा बुक को उठा के पढ़ता था। तो एक बार मेरा नहीं निकला, मतलब 18 वाला नहीं निकला था, और अभी मैं फिर थोड़ा सा और जूझा तो उसके बाद मेरा भी 42 रैंक आया है। हालांकि मेरे को और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा लापरवाही कर देता था। दूसरा चीज है स्ट्रेटजी का, जैसे बात होता है, सबका अलग अलग अनुभव रहता है। मेरा अनुभव ये है कि कोई लोग बोलते हैं क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं कि निबंध में टॉपिक कैसे लिखे। मैं निबंध का बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार निबंध लिखा था तो उसको हेडिंग डाल के लिखा था। ठीक है। जब मैं दूसरी बार निबंध लिखा था तो नक्शा वक्शा बना के लिखा था, और तीसरी बार ऐसी पैराग्राफ में लिख दिया था। तीनों में मेरे को अच्छा ही नंबर मिला है। तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, वो तो आपका लेखन शैली है। मतलब कई लोग बोलते हैं ऐसा लिखो तो मिलेगा, आप वहां पर कैसा परफॉर्मेंस देके आते हैं उससे नंबर मिलता है। तीनों ही स्थिति में मेरे को 120 प्लस मिला है, जो कि अच्छा स्कोर है निबंध में। ठीक है। दूसरा है छोड़ के आने से नंबर कटता है या मिलता है क्या। तो इस बार मैं पूरा लिखा था और मेरा पेपर 3 और 4 ये दोनों में 25 और 30 नंबर का लगभग छूट गया था। तो मेरे को लगा था यही मेरे को डुबा देगा करके, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों में ही मेरा सबसे ज्यादा स्कोर है बाकी से। इसका मतलब आप एट द टाइम कितना अच्छा लिखते हो और क्या परफॉर्मेंस देते हो, इससे डिसाइड होता है, ना कि आप कौन से पेन से लिख रहे हो, कौन सा शूज पहन के जा रहे हो, कौन सा जूता पहन के जा रहे हो, कितने बजे तक पढ़ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे खा रहे हो। इससे मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि उससे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। बाकी इतना ही मेरा अनुभव रहा। थैंक यू। सबसे पहले जो ये पद मिला है ना, उसका पूरा आभार सर, सौरभ सर, पूरे टीम को है। जो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, वहाँ था पहले, अब यहाँ हो गया हूँ, एक अलग ही फील है। जो फीलिंग जो आ रहा है ना, उसका पूरा श्रेय न सर सौरभ सर को है। ठीक है। और आपको फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं, जैसे सेलेक्ट होने के बाद ऐसे नहीं आप बाहर रहते हैं, पता है, दोनों एकदम हल्का फील होता है। जैसे ही देखते ना नाम CTI, जैसे जो भी पद मिले, एकदम लगता है बस भाई अब हो गया, ऐसे करके ना। ठीक है। ये मेरा ना 4th अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, बाद के 2 में ना मेंस नहीं निकला। उसके बाद फिर तैयारी में कंटिन्यू रखा। एक चीज है, छोड़ना नहीं है, जो छोड़ दिया वो तो बाहर हो जाएगा, है ना। अब लगे रहना, ठीक है, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देख लो, 4 मैं छोड़ा नहीं, ठीक है ना। आपको लगे रहना है और लगे रहोगे, एक न एक टाइम ऐसे जगह सेटल हो जाओगे आप लोग, जाओ आप जो अंदर से चाहते हो ना आपको मिल ही जाएगा। इतना आप अपने पे विश्वास रखना। ठीक है। और जैसे अपना 4 साल का जो अनुभव बता रहा हूँ, वो थोड़ा थोड़ा बता। जैसे कि ना PSC जैसे निकालना है ना, 2 चीज, जैसे सर भी पढ़ाते होंगे, आप मेंस को पढ़ोगे ना, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकते हो। थियोरेटिकली की ना आपको कॉन्फिडेंस रहना है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ। कभी भी ना लूज नहीं करना है, कोई कुछ कितना भी बोले, ठीक है ना, मैं कर लूंगा। दूसरा पेशेंस रखना। अब पेशेंस, धैर्य, देख रहे हो 4 साल के एज में है ना, तो धैर्य कितने अमाउंट में रखना है देखो बताता हूँ आपको। एक प्री होता है फरवरी में ना, जनवरी न्यू ईयर, तो क्या होता था, घर के बाहर पटाखा फूट रहा है, पति केक काट रहे हैं, और मैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां विधायी शक्तियां अध्यादेश जारी करने के, है ना। तो ये ऐसा चल रहा था
दूसरा परसिस्टेंस रखना, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस तो सब में होगा और आ जाए, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब कि आज जैसे पढ़ रहे हैं ना तो कल कुछ भी हो जाए, आप भाई जो टॉपिक डिसाइड किए हो उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे आपका उनसे लड़ाई हो जाए, जैसा भी है ना, उसको बोल देना शाम तक सॉरी बोल देना, उसके चक्कर में 2 चैप्टर छूट जाएगा, ठीक है। तो ये है। और ना प्रैक्टिकली जैसे अपना सिलेबस, सिलेबस अच्छे से करना, सिलेबस पढ़ना नहीं है, सिलेबस समझना है। जैसे ना पेपर 7 का पार्ट है, मैं पहले बार पढ़ा जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ना है, आप जब समझोगे अच्छे से ना तब उसमें डिटेल में लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित प्रावधान। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, महिलाओं से संबंधित प्रावधान, पूरा नहीं पढ़ना है। पीएससी मेंस में यार मैं जितना अनुभव बता रहा हूँ, पहले बहुत पढ़ा हूँ, रमेश सिंह सब बुक पढ़ डाला मैं, इसीलिए नहीं हुआ। इसके बाद मैंने जब पढ़ना चालू किया, मतलब जो कम पढ़ा तब समझ आया पीएससी में बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और क्लासरूम में ना सौरभ सर का अच्छे से सुनना, मतलब सब सर को सुनना, मतलब ठीक है, तो पूरा आत्मसात करते जाना, यही काम आएगा आपको। आप लोग सोच रहे हो मतलब कि नोट्स बना लूंगा, खुद से पढ़ लूंगा, ऐसे रहता है, मैं भी था, मेरे भी भाई था, ठीक है, लेकिन आप पूरा सुनना, भाषा शैली जो सर कहना, जो फ्लो है ना, मेंस में बहुत काम आएगा और इंटरव्यू में सर जो बोल रहे हैं ना, जैसे उस शब्द आत्मसात कर लेना, ये ऐसे ऐसे वर्ड अपना वहां मेंस में लिखोगे ना, नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में तो काम आएगा ही आएगा। और क्लास के होने के बाद ना यहाँ रिकॉर्ड करें ना, कभी कभी सर क्या स्पीड में ना तो कम हो नहीं पाता है, तो घर में जाके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। और बर्डन बिल्कुल मत लेना, मजे से पढ़ना, बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना, बोलते हैं ना वो मजा जो है वो सफर में है, मंजिल में ना दूसरी मंजिल तय करनी पड़ती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सीजीपीएससी ना इसको सपना मत रखना, ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग सकता है, जैसे सबका लगे, सपना मत रखना, इसको ना एम रखना। तो पूछोगे क्यों एम, सपना टूटेगा, दिल टूटेगा ना तो सहारा का जरूरत पड़ेगा, और एम टूटेगा ना तो कारण ढूंढोगे आप, और कारण ढूंढोगे तब आप एम जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। एक छोटा सा चीज बस थोड़ा सा फिर बोलते हैं ना, मेरे को बता रहा हूँ कि सौरभ सर, फैमिली फ्रेंड्स सभी का ना प्रॉपर सपोर्ट मिला है। मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था, 2000 पापा से इंस्पायर हुआ, मम्मी बहन पूरा एग्जाम में 4 दिन जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना मेंस के दौरान 4 दिन, वो बहुत स्ट्रेंथ मिला है। और फ्रेंड्स लोग ऐसे ग्रुप मिले हैं, मतलब भाई होगा कुछ भी होगा ना तो वही तो वही कर, अच्छा से कर, ये देखो बस ऐसे वाला बोलते थे, ठीक। 2018 जो सीएमओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद ना 202.69 था मेरे को सिलेक्शन, जो लास्ट था मेरा 201.59 था, मतलब जो आया था ना, पूरा डिप्रेस हो गया था। 2 महीना मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक नहीं खोला मैं, शायद उसीलिए वो मेंस भी गया। तो इसी समय जो फ्रेंड्स थे ना आके मेरे साथ रहते थे, मतलब कई लोग फ्रंट से सपोर्ट करते थे, तो ऐसे ही ग्रुप रहना चाहिए। उन लोग के कारण ही, मतलब सर है, फैमिली और फ्रेंड सर्कल, उन लोग के कारण ही मैं ना यहाँ तक पहुँचा। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इन्होंने जो एक शब्द कहा है ना, मैं अपने मतलब आजकल तो कुछ बचा नहीं, मैं फेसबुक से भी लगभग एग्जिट हो गया हूँ, पर मैं कहीं लिखता था, जिंदगी का जो मजा तलब में है वो हासिल में कहाँ। तो मैं इस चीज को लेकर चलता हूँ। इसको दूसरे तरीके से लोग गाने में बोल देते हैं, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, गाना है एक आपका, तेरी हर कमी को है तू लाजमी, वो वाला गाना है ना, तो उसमें ये गाने लाइन है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो वास्तव में ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। दिक्कत ये है कि बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं, ज्यादातर लोग प्रेशर लेते हैं। आज ये जो हंसमुख चेहरे दिख रहे हैं ये एंजॉय करने वाले चेहरे हैं, तो आप भी इनसे एंजॉय करना सीखिए, है ना। सबसे पहले तो मैं सौरभ सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को अवसर मिला कि मैं इस मंच पे आ सकूं, क्योंकि लंबे समय से, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ मैं भी बैठता था, कल आज यहाँ खड़ा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये मेरी बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये वहाँ से यहाँ तक का सफर है, ये पीएससी से वहाँ तक का सफर नहीं है, ये वहाँ से यहाँ आने की बात है ना। तो मेरा नाम अमन यादव है और मेरी इस बार 29th रैंक है और 2nd अटेम्प्ट था मेरा ये, फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा। तो
जैसे मेरे को क्या लगता है ना, एग्जाम बड़ा चीज़ है, पता है, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, चीज़ें आसान नहीं होती हैं। हम लोग को बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एक ही तरीका हो सकता है कि हम लोग पेपर निकालें, सिर्फ मेहनत करें। जैसे मैं मानता हूँ ना कि सिर्फ अगर CGPSC में सेलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना है, तो सारा खेलना मेंस में आंसर राइटिंग का है, मेंस में नंबर लाने का है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू अपने हाथ में है नहीं। आप मेहनत कीजिए, मेंस के नंबर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जो पोस्ट का डिसीजन होगा आगे पीछे जो भी होता है, क्लास 2 क्लास 3, वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, अलग बात है। पर आप मेहनत कीजिए, सिर्फ मेंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए। मतलब मैं ना, मतलब जब से मैं सीधे मेंस का क्लास ज्वाइन किया था सर का, तो मेरा ये अनुभव रहा था यहाँ लिखने का कि लिखने में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। क्लास में जितना लिखा रहे हैं ना, आप समय से पहले लिखे उस चीज़ों को। सर बोल रहे हैं तो सर के बोलते बोलते आपका हाथ चलना चाहिए, ये नहीं कि आप बाजू वाले का देख के लिख रहे हैं। ये चीज़ें काम आती हैं, एग्जाम के टाइम पे काम आती हैं। आप इन चीज़ों को समझिए अभी से। अभी आप लोग प्रीलिम्स वाले होंगे, है ना, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि पढ़ने वाले ना पढ़ते रह जाएंगे, पता है, लिखने वाले लिख के निकल जाएंगे यहाँ से। सारा खेल मेहनत का है, सिर्फ लिखने से ही होगा एग्जाम में, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं इस चीज़ का। तो जैसे सर, मतलब अभी क्या हुआ ना, मतलब मेंस में जो नंबर था मेरा, मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि जो भी मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन होता, जो भी होता, तो मैं यहाँ पे खड़ा होना सिर्फ एक ही कारण है कि मैं मेंस में नंबर अच्छे मेरे इस बार। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे आ पाता। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर हैं, मैं आसानी से 200 के पार जा सकता था रैंक में। पर अगर मेरे 29th रहेंगे तो एक ही कारण है कि मेंस में मेरे नंबर अच्छे हैं, है ना। तो मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत ही हो सकता है, पता है, चीज़ों से घबराना नहीं है। बड़ा एग्जाम है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पे पढ़ने वाले, हम अकेले नहीं यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग तो यहाँ बिलासपुर में जितने लोग रहते हैं उतने को जानते हैं, लेकिन हम लोग का कंपटीशन हम लोग से थोड़ी है कि अपने यहाँ बीच से बैठे हैं। यहाँ से निकल के जाएंगे 50 लोग 60 लोग। अपन क्लास में साथ बैठते थे, है ना, मुझसे से 2 लोग हैं, लेकिन हमारे साथ 20 लोग और बैठते थे। लेकिन हम लोग का कंपटीशन उन लोगों से भी है जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो लोग रायपुर में किसी अच्छी पोस्ट में है ना, तो हम लोग को उनके बराबर कम्पीट करना होगा। तो थोड़ा सा वही है कि पढ़िए, पढ़ना ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी लिखना है। आंसर राइटिंग कीजिए। अभी आप लोग प्रीलिम्स कर रहे हैं, इसके बाद मेंस करेंगे। कुछ लोग कॉमन वाले होंगे, प्री का मेंस कर रहे होंगे, है ना। तो घर जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो पढ़ा दिए बात तो वही खत्म हो गई। घर जाएंगे आप लोग लिखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से, कंसाइज पढ़िए, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अभी ये अच्छा हुआ, पता है सर, मतलब मेरे लिए खुशी की बात है ना कि दिल्ली ऐसा भीड़ से निकल के यहाँ अलग खड़ा हो गया है। वहाँ पे रहते हैं ना, इतना भटकावा वहाँ पे, आप किसी बुक डिपो में चले जाओगे, किसी कोचिंग में चले जाओगे, तो बस वही 4 टाइप का बात होगा, 4 अलग अलग मटेरियल मिलेगा। मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि आप 4 मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। 4 नहीं पढ़ना भाई, अपने को एक पढ़ना है, लेकिन 4 बार पढ़ना है, समझ गए। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग उस भीड़ से अलग हैं। आपको यहाँ पे जितना गाइडलाइन मिल रहा है, जो मटेरियल मिल रहा है, वो जरूरत से ज्यादा है। वो बोलते हैं ना कि जो प्राप्य है वो पर्याप्त है, वही वाली बात है। यहाँ पे जितना है जरूरत से ज्यादा है, आप उतना भी कर लीजिए ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं दिल्ली आईएएस के अलावा कोई भी मटेरियल फॉलो नहीं किया हूँ। मेंस में मेरे जो भी नंबर आए हैं वो बस यही मटेरियल है, लेकिन हाँ भाई मैं लिखने पे मेहनत किया हूँ, यही बस काम किया हूँ, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं किया हूँ। तो आप मटेरियल के पीछे मत भागना। लोग 50 शब्द की बात करेंगे, चीज़ों को नहीं सुनना है। जो क्लास में जैसा बताया जा रहा है, जैसा गाइडलाइन मिल रहा है, आप चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए उन चीज़ों को। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज से नहीं भागना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे प्रीलिम्स का हो कि मेंस का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरा पॉलिटी का टेस्ट है, मैं 2 यूनिट पढ़ा हूँ, बाकी नहीं पढ़ा यार, छोड़ो आज नहीं देता। भाई आप नहीं पढ़ो, आपकी गलती है, आपका टेस्ट है, आपको देना है। आपका शेड्यूल फिक्स है, आपकी इस वीक में टेस्ट है, तो आप टेस्ट देंगे और मन से देंगे उसको, चाहे जैसा भी हो जाए, अच्छा जाए बुरा जाए। अच्छा क्या कोई दिक्कत नहीं है, बुरा क्या घर में जाके एनालाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्यों गलत हुआ है, दिक्कत हो रहा है, सर से पूछे आके। लेकिन अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती। जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ है अभी कोचिंग खत्म होने के बाद हुआ है, मैं 18 से 19 के बाद तक कोचिंग किया था, फिर सब कोरोना वोरोना चालू हो गया, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना कोचिंग के बाद का, वो बड़ा दिक्कत है घर में बैठने के लिए। इससे अच्छा है कि हम लोग कोचिंग करते करते पढ़ें, टेस्ट सीरीज लगाएं, एग्जाम दे, निकल जाए। बिलासपुर में रहना आसान बात नहीं है यार, मतलब 3 साल से मैं भी यही रह रहा हूँ, लेकिन ना यहाँ पे वो है नहीं चीज कि आप लंबे समय से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। समय सच में कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़ा एग्जाम है, ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। और बाकी दूसरा चीज है वो टेस्ट सीरीज का जो उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। भले ही अभी आप लोग का प्रीलिम्स का जो डेट है पास है, लेकिन आप मेंस पे ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अभी से ध्यान में रहना चाहिए कि प्रीलिम्स से सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस से ही सिलेक्शन होगा, ठीक। इंटरव्यू के बारे में भी नहीं सोचना है, वो आपको 3 दिन की क्लास मिलेगी, वहाँ से जो सीखेंगे ना वो मतलब कहीं सीख ही नहीं सकते उन चीज़ों को। आप वो लेके जाएंगे, नंबर जो भी मिले यार बात की बात है, नंबर से मतलब नहीं अपने को। अपन इंटरव्यू के लिए तैयार होकर गए हैं, अपन जो सीख के गए थे वहाँ जाके बोले हैं, इवन सर पता है, मतलब बता देता हूँ मैं, मेरे से ना वो लोग इंटरव्यू में
कोचिंग का नाम पूछ लेते कि आप कहाँ से कोचिंग के हो, कहाँ से इंटरव्यू की तैयारी के हो, समझ रहे हो, ऐसा हालत था वहाँ पे। छोड़ो, वो तो अलग बात है जो भी था। पर अब मतलब जो बोल रहा हूँ शायद समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, या फिर हो सकता है ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ना ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बड़ा एग्जाम है, मेहनत करना पड़ेगा यार, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, और है ना। सब लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सब कम्पीट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे को जितना भी रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, घर से, परिवार से, समाज से, मतलब जो भी है, तो लगता है कि सच में शायद कुछ हो गया है बड़ा सा। मतलब मैं तो ऐसे मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि कोई तो बड़ा सा कांड हो गया यार, तभी तो सब पूछे ना, नहीं तो कौन पूछता था मेरे को, कोई नहीं जानता था मेरे को। तो ऐसे तो ना तैयारी कीजिए अच्छे से, बाकी जो भी रहेगा। थैंक यू सर। हेलो, देखो उन्होंने जो दो बातें कही हैं उनको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैंने शायद आपके बैच में नहीं कहा होगा। 70, मैं हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को मिस कर दूं, 17 रैंक, 24 रैंक, फिर 28 रैंक, ये तो इनकी रैंक, ये सब अंडर 30 में जो लोग हैं इनको इंटरव्यू में कम नंबर मिले। मैं यदि जानूं तो ये टॉप 10 मेंस के नंबर वाले लोग हैं। मतलब इनसे ज़्यादा नंबर शायद नीर निधि के होंगे, और आप पता कर लीजिएगा मेंस के नंबर में, तो इनका है, फकीर चंद का है, विशाल गर्ग का है, हिमांशु का है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके मेंस में टॉप 10 में नंबर है। और इस बार इंटरव्यू को मतलब रैंक का नहीं, सिलेक्शन रिजेक्शन का खेल बना दिया गया। इनमें से किसी को अच्छे मिल गए होंगे, किसी को खराब मिल गए होंगे, लेकिन उससे इनकी रैंक पर बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। और मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लड़कों को अनफॉर्चुनेट देखा है कि उनके नंबर ये जैसे 5-6 लोग ही हैं जो टॉप 10 मेंस में हैं, सो दे डिजर्व टू बी डिप्टी कलेक्टर बट दे आर नॉट देयर इन द रैंक। हो सकता है ये टॉप 50 के लोग भी हों, ये हों, विपिन हो, सुरेश, इन लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये 30 वाले तो मैं मुंह जबानी नाम जान रहा हूँ जिनके मेंस में फिनोमिनल नंबर है। जैसे इसने कहा कि मुझे नंबर नहीं मिले फिर भी मैं अंडर 30 हूँ, तो मतलब इसके रिटर्न में बहुत कितने नंबर है तुम्हारे? 843, 862, 844, ये टॉप 10 के नंबर हैं, आप जाकर देखिए। और ये सारे नंबर मेंस की तैयारी से आए हैं। इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, उस दिन उसका मूड खराब होगा या जो भी कारण रहा होगा, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। 120 नंबर किसी को दे देना और किसी को 70 नंबर दे देना, उनकी पर्सनैलिटी में इतना अंतर नहीं है। मैं इनको पहले से जान रहा हूँ, इनका इंटरव्यू भी लिया हूँ, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा जो इन्होंने कहा, ये शायद पहली बार है कि किसी ने मंच से रिकॉग्नाइज किया है कि मैं वहाँ से यहाँ क्यों आया। बहुत सारे कारण हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोग बोले कि ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, इनको ज़्यादा ही भरोसा है अपने नाम पे कि मेन मार्केट से हट के यहाँ बच्चे बुला लेंगे, इतनी भी कोई ताकत नहीं है। मेरे में ताकत है, चुंबकत्व है, वो बात नहीं थी। बात ये थी कि जब आप उस भीड़ में होते हैं तो आप मल्टीपल गाइडेंस का शिकार होते हैं। आप मेरे साथ 3 घंटा रहते हैं, बाकी हॉस्टल और गांधी चौक के बाजार में कितने घंटे रहते हैं सोने के अलावा? 15 घंटे। उस 15 घंटे में जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में डाली जाती है, मैं 3 घंटे में कैसे मिटा दूं? तक वो जो गैर जरूरी गाइड आपको बार बार कई सलाह देते हैं, उसमें आपके 1-2 साल वैसे ही खराब हो जाते हैं। अब जब वहाँ हो ही नहीं, कुछ लोग अभी भी वहाँ से आ रहे हैं, थोड़े दिन में यहाँ पर चीज़ें रहने रेसिडेंशियल भी और बेहतर हो जाएंगी। जब यहाँ पर होगा शायद यहाँ भी वैसे ही होने लगे जैसा वहाँ होता था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि आप बहुत सारे गाइडेंस से बच के, वो जो घोड़ा लगाता है ऐसे सीधे निकल लो, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। एंड ही रिकॉग्नाइज दैट, ये बेसिक कारण है। और मैं लेट हो गया 2-3 साल आने में, नहीं तो शायद इन लोगों को भी 1-2 साल कम लगते, ठीक है। क्योंकि वहाँ रहने में संकट कोई और नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसको ध्यान में रखना है आपको, चाहे हॉस्टल में रहें चाहे कहीं रहें। फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं, दीज आर द हॉर्सेज नाउ। इनके जबान से जो निकल रहा है उसको मानिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं। और यदि ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी बात मानी है तो मेरा भी मान लीजिए, और उसके अलावा इधर उधर मत भटकिए, बस ये कह रहा हूँ मैं। चलो, विपिन का थोड़ा गला खराब है लेकिन फिर भी आपको कुछ बताएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैंने 59वां रैंक प्राप्त किया है और नायब तहसीलदार का पद मुझे मिला है। यह मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मैंने सफलता पाई है। इसके पहले 2017 वाले में 399 रैंक था, 2018 में 372 रैंक था,
और दोनों ही बार मुझे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले थे। और मैं इंटरव्यू के लिए ही सर के पास आया था कि मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो सर ने बोला कि आप तो 90 को डिजर्व करते हो, और इस बार मैंने 90 नंबर ही पाया है इंटरव्यू में। मैंने यहाँ से कोचिंग नहीं की है, बट मेरे जो रूममेट थे वो यहाँ कोचिंग कर रहे थे मेंस और प्री की, तो मैंने उनके नोट्स का सहारा लिया था यहाँ पे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 2021 में सिलेक्शन लिया हूँ, तो बहुत लंबा पीरियड है ये। क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों के साथ में था, तो इसलिए आप लोग सभी को यही बोलूँगा कि नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, अपनी कमियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मैं जैसे आप प्री के क्लासेस कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा प्री प्लस मेंस लेके चलिए, क्योंकि प्री निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना मेंस निकालना है। मैं प्री निकाल लेता था, बट मेंस में नंबर भी कम हो जा रहे थे, तो मेंस भी आप अच्छे से कीजिए कि जो कॉमन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़, इनको अच्छे से पढ़िए, तो मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सिलेक्शन ले लेंगे एक प्रथम प्रयास में ही। सबसे अच्छी बात ये होगी। और मैं क्या ही बोलूँ, बस यही बोलूँगा, अपनी कमियों को लगातार दूर कीजिए। दोबारा कभी मौका मिलेगा, जब मेरा गला ठीक होगा, तो मैं अपनी जर्नी बताने आऊँगा यहाँ पे। हेलो, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं इन लोगों से पर्सनली भी मिला करूं। एक तो ये नौकरी में जाके अधिकारी व्यस्त हो जाते हैं, दूसरा मैं भी ठीक ठाक व्यस्त हूँ ही। तो मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी बोलूँगा तो ये लोग आएंगे, लेकिन मैं इनसे हमेशा कहता हूँ, जो पुराने सिलेक्टेड भी हैं, यार कभी भी बिलासपुर आओ तो मुझसे मिलो ना मिलो, एक बार ना क्लास आ जाना, क्योंकि जब भी तुम क्लास आओगे और फिर से खड़े होगे तो इनको फिर एक मोटिवेशन अंदर से आएगा। मुझे ना रोज रोज देखकर इनको मनहूस जैसी फीलिंग आने लगती होगी, फिर आ गया मनहूस, आज फिर 3 घंटे, तो थोड़ा चेंज रहेगा। मतलब मनहूसियत आपकी भी हो सकती है, लेकिन चेंज होगा ना उसमें, कि आपको ये लगेगा कि नहीं अब कुछ अलग आया है। तो कभी भी बिलासपुर आओ, पोस्टिंग कहीं भी हो, तो सिर्फ इसलिए, ठीक, अब मान लीजिए 7-8 लोग बैठे हैं, सारे लोग DIA से पढ़े हैं, ये हमारे साथ इंटरव्यू में आए, नोट्स को गाइड किया, बट अधिकार सबका है। मैं तो कह रहा हूँ उसका भी अधिकार है जो किसी कोचिंग का पोस्टर बॉय है। मैं उसको वेलकम करता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूशन में आए और मेरे बच्चों को गाइड करे। और मैं इन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि ये कहीं भी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर रहते हैं, छोटी जगह पर, बड़ी जगह पर, बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग इस तैयारी से जो छूटने वाले रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो लोग मोटिवेट होते हैं। जब आप इसकी जर्नी सुनोगे कि 7-8 साल, 4 साल, 5 साल इतनी मेहनत की है, तो हमारे अंदर भी आता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अतुल देवांगन है और मेरी इस बार PSC में 84th रैंक है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयास में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने जून 17 में PSC की तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने 17 का पेपर 18 में दिया और उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो मैंने ये सोचा कि यार पहली बार है, चलो किसी का निकलता है, किसी का नहीं निकलता, देख लेंगे अपन। फिर मैंने सर की मेंस की क्लास ज्वाइन की, फिर मैं मेंस में बिजी हो गया। यहाँ पे मेरी एक गलती ये हुई कि मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ, मेरे से गलती कहाँ पे हो गई, और अपनी गलतियों को बिना ढूंढे ही मैं फिर से प्रीलिम्स 18 के में बैठ गया। उसमें भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद जाके मुझे समझ आया कि हाँ, कि सबसे पहले तो मुझे अपनी गलतियों का एनालाइज करना है। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि कहाँ गलती हुई, कैसा रहा, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो बात ये है कि अगर आप सफल होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो डिमोटिवेट मत होइए, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपसे कहाँ चूक हो गई। लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जा रहे हैं और आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो अपनी गलतियाँ पहचानना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर मेरा प्रीलिम्स निकला और मेंस की बात करें तो 2018 में मैंने सर की क्लास ज्वाइन की थी। अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप बहुत सही जगह हैं, भटकाव से दूर। सर की बात सुनते ही एक सर का अलग अपना एक व्यक्तित्व है जिससे हम सभी लोग प्रभावित होते हैं, है ना। आप लोग ने भी वो नोटिस किया होगा। सर की बातें ऐसी हैं कि आप अभी तो सुनेंगे लेकिन आपको मेंस के एग्ज़ाम में याद आएंगी।
सर के जो कुछ वर्ड है जो हमारे मित्र ने बताया कि कुछ वर्ड हैं, ये सब मेंस में बहुत काम आएंगे। क्लास आप मत छोड़िए, और मैं ये बोलूँगा कि पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। आप अपना डेली रूटीन बनाइए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। जनरली हम ये सब फॉलो नहीं करते। और CGPSC एक निश्चित रूप से एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट बनाए रखिए और ऐसा रखिए कि दिन में 5 से 6 घंटे तो आप पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। आप अभी प्रीलिम्स वाले हैं, देखिए त्योहारों का सीज़न आने वाला है ना, तो कई लोग का ऐसा होता है कि पढ़ाई से थोड़ा भटकाव हो जाता है ना, तो ये सब से आप बचिए। पढ़ाई अगर आप कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे और मेहनत लगाए आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बोर हो गए आप लोग? नहीं हुआ? सभी एक टाइप की बात कर रहे हैं क्या? एक्चुअली सक्सेस का प्रिंसिपल ही एक ही है, तो सभी एक टाइप की ही बात करेंगे। इससे पहले भी टॉपर परसों भी कोई आया था, हमने वीडियो देखा उसका, वो भी वही बात किए होंगे, सर लोग भी वही बात कर रहे हैं। आज मैं जितना नर्वस हूं उतना मैं इंटरव्यू बोर्ड में भी नहीं था सर। मैं अतुल भाई को बोल रहा था अभी आते टाइम, अमन भाई को, आज मैं जितना नर्वस हूं उतना मैं इंटरव्यू बोर्ड में भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये मंच एक रेप्यूटेड मंच है, और हम लोग जब क्लास में बैठा करते थे वही सर स्लम वाला, और वहां गर्मी इतनी होती थी कि हम लोग कूलर खोजते थे कि कहां पर कूलर है और उस कूलर के आसपास बैठना है जी। तो हम लोग कूलर के आसपास बैठते थे, और वो सर के बिल्कुल ये राइट लेफ्ट पे बिल्कुल ये खिड़की के पास एक कूलर होता था, मैं वहां हमेशा बैठा करता था। तो गर्मी बहुत होती थी वहां पे, लेकिन क्लास भी करना है। मैंने क्लास एक भी नहीं छोड़ी है सर आपकी, मतलब लगभग मैंने साल 1.5 साल के लगभग जो है मैंने सर के साथ तैयारी की है, मैंने सर की एक भी क्लास नहीं छोड़ी है। जैसे सर को छुट्टी लेना पसंद नहीं है, वैसे मुझे भी पसंद नहीं आता था। और जैसी सर की क्लास खत्म होती थी मैं जाकर के लाइब्रेरी में बैठ जाता था और उन चीज़ों को रिवाइज कर लेता था जो क्लास में बैठे थे, और जो कल पढ़ाने वाले हैं उन चीज़ों को मैं फिर से पढ़ लेता था। तो मैंने कभी अलग से तैयारी नहीं की कि मैं किसी और कोचिंग को ज्वाइन कर लूँ, कहीं और पढ़ लूँ, किसी और के साथ पढ़ लूँ। जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, कल जो पढ़ाएंगे उसको आज रिवाइज करना है, उसको पहले से पढ़ लेना है, और आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है। यदि आप सिर्फ इतना भी काम कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम करना है। आप लोग बेहद सेफ हैंड्स में हैं, बेहद सेफ हैंड्स में हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास मटेरियल जो मिला हुआ है वो पर्याप्त है। आपको जो यहाँ इस मन से गाइडेंस दी जा रही है वो बिल्कुल पर्याप्त है। कोई नई बात हम लोग नहीं बताएंगे। हम लोग जितने लोग भी आए हैं, जो यहाँ आएंगे, जो आए थे, कोई नई बात नहीं बताएंगे। वही प्रिंसिपल है, वही तरीका है जो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। लोगों का करने का तरीका अलग हो सकता है, कर वही रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही है। टेस्ट सीरीज ऑप्शनल नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। मैंने अपनी तैयारी के दौरान आज तो लॉटरी लग गई है तुम लोगों की। हाँ, चलो आप कंटिन्यू करो, फिर हम इनसे भी बात करेंगे, ठीक है। चेयर्स देखो यार, बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ना। चेयर्स और देखो, चलो बैठो बैठो, चलो कंटिन्यू करो। मैंने अपनी मेंस की और प्री की तैयारी के में जब 4 साल की तैयारी में लगभग 2017 से शुरू किया था। मैंने सभी लोग 2017 के आसपास से ही शुरू किए हैं, मैं सुन रहा था सभी लोगों को। लगभग 100 से अधिक टेस्ट दिए हैं मेंस के, 100 से अधिक टेस्ट दिए हैं प्री के। पहले बहुत नंबर कम आते थे, बहुत कम। मैं देखता था प्रीलिम्स के नंबर 30, 40, 100 में आ रहे हैं, या मेंस में भी देख रहा हूँ तो 200 नंबर का पेपर होता था, 50 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा। मैं कई, क्योंकि वीकली टेस्ट होते थे, संडेज को टेस्ट होते थे, जैसे आप लोग भी देते होंगे शायद, तो एक वीक में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना मुश्किल होता था। तो पहले किसी एक पार्ट को कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हुआ किसी और पार्ट को कर लिया। 100 से अधिक टेस्ट दिए हैं मेरे पास, शायद आज भी मेरे पास टेस्ट कॉपीज पड़ी होंगी। इसीलिए नहीं कि टेस्ट देने में मजा आता था या उनको पैसे देने का मुझे कोई शौक था, इसलिए कि तैयारी बेटर होती गई। पहले 60-70 नंबर आने शुरू हुए, फिर बढ़ने शुरू हुए, धीरे 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 धीरे, और एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचा।
पिछले बार भी मैं काफ़ी क्लोज चुका था 2017 पीएससी में, 290वां रैंक था मेरा, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। सभी लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कोई भी पहले अटेम्प्ट पे जो है क्लियर नहीं किया है। इसका एक मतलब ये निकलता है कि आपको तैयारी कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। हो सकता है आप पहली बार में प्री क्लियर ना कर पाए, हो सकता है पहली बार में आप मेंस क्लियर ना कर पाए, बावजूद इसके आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है और आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है। आप लोग बेहद सेफ हैंड्स में हैं। आपका जो क्लासरूम मटेरियल है, क्लासरूम उससे बेहद पर्याप्त है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा है। आपको किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपको गांधी चौक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। गांधी चौक का कोई मटेरियल आपको आवश्यक नहीं है, आपको यहाँ सारी गाइडेंस मिल जाएगी। मुझे याद है जब हम लोग सब तैयारी शुरू किए थे तो प्रशांत कुशवाहा सर आए थे हमारे क्लास में, प्रशांत। और मैं कहीं कोने में बैठा हुआ था उस टाइम पे, वो वही वाली क्लास में कहीं कोने में बैठा हुआ था, और मन था कि हाँ एक बार इस मंच पे आना है। तो इस बार जब मेरा 91 रैंक लगा तो मुझे थोड़ा सा रैंक से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अभी क्योंकि दोबारा मेंस भी दिया हुआ है। इस बार अगर कोई अच्छा रैंक लग जाएगा तो मैं जाऊंगा मंच। लेकिन फिर सर का प्यार है जो खींच लाया। मेरे व्यक्तित्व में सर का बहुत प्रभाव है। मतलब जैसे मेरे दोस्त कहते हैं ये कि जब आप समझाते हैं किसी चीज को, जब आप बात करते हैं तो कहीं कहीं आप में सौरभ सर नजर आते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे कुछ दोस्त कहते हैं। तो ये मुझे, और दूसरी बात ये कि मुझे ये कहने को नहीं बोला गया है यहाँ पर, लेकिन ये सच है। मैंने 1.5 साल के लगभग सर के साथ तैयारी की हुई है, और उसके बाद मैं फिर खुद से तैयारी कर रहा था मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो जब मेरे व्यक्तित्व में ही सर का इतना प्रभाव पड़ चुका, तो आप समझ सकते हैं कि सर का इंपॉर्टेंस हमारी तैयारी में कितना अधिक था। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। 8-9 घंटे तो तैयारी चाहिए। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये मतलब आपको करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है, कोई बोलेगा 4 घंटे पढ़ने से हो जाता है, कोई बोलेगा 3 घंटे पढ़ने से हो जाता है। बात इसकी नहीं है। यदि आप 24 घंटे फ्री हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, सर जैसे जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, तो हो सकता है आपको एक समय के बाद जॉब की आवश्यकता होगी, तो आप किसी जॉब को ज्वाइन कर लेंगे और जॉब के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो जब तक आप फ्री हैं, मतलब 24 घंटे आप बिल्कुल तैयारी में ही अपना समय दे रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 8-10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। चाहे आप सुबह पढ़ रहे हैं, चाहे वो शाम को पढ़ रहे हों, फर्क नहीं पड़ता। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए। अपने नोट्स बनाइए, कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स ऐसे हों कि आधे 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। 4 दिन में मेंस होता है, 4 दिन में जब पहला पेपर देख के आओगे, दूसरे पेपर में रिवाइज करने का समय नहीं होता। आपको लगेगा कि यार इतना सारा सिलेबस मैं रिवाइज कैसे करूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, आप रिजल्ट देखेंगे तो पहला दूसरा पेपर देते हैं, उसके बाद तीसरे पेपर में छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि रिवाइज करने का समय नहीं है आपके पास। तो रिवाइज कैसे होगा? रिवाइज होगा तब जब आपके पास इतने कंसाइज नोट्स हैं कि आप उसको आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। आपको इतना कंसाइज चीज़ों को समझना है। मेरी नोट्स आप कभी देखेंगे या मेरे जो मैंने मटेरियल पढ़े हैं वो देखेंगे तो बिल्कुल इतने पतले पतले नोट्स होते हैं मेरे, एकदम बिल्कुल पतले पतले। तो लोग कहते हैं कि यार तू इतने पतला नोट्स में, वो भी दर्शन शास्त्र का सिलेबस कितना बड़ा है, उसके नोट्स मेरे इतने पतले से। तो लोग बोलते थे कि यार तुम क्या पढ़ रहा है, इतने में तो सिलेबस लिखा हुआ है जितना तेरे नोट्स हैं। लेकिन मैं उनको बोलता था कि सर मैं ये 15 मिनट में रिवाइज कर सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे पास इतना समय होगा ही नहीं। जब मैं पेपर 5 दे के आऊँगा और पेपर 6 नेक्स्ट डे होगा, उसमें और भी पार्ट्स है, सोशियोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर। आपको अपने नोट्स इतने कंसाइज रखने की कोशिश कीजिए ताकि 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए एक बार एटलीस्ट। आपके नोट्स पर्याप्त हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गांधी चौक के मटेरियल से बच के रहिए, फॉल्स कोचिंग से बच के रहिए, फॉल्स टीचर से बच के रहिए। कोशिश कीजिए उन लोगों से बातचीत करने का जो सेलेक्ट हुए हैं, बजाय उन लोगों से जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी दोस्त हैं जो 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं और 5 साल से मेंस ही दे रहे हैं। तो समझना होगा कि भाई 5 साल अगर कोई मेंस लगा रहा है तो इसका मतलब कहीं तो गलती हो रही है ना। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गलती हो रही है, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा। मेरे ख्याल से सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं। आप लोग जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप मैसेज कीजिए। हम लोग जो भी आपकी मदद कर सकते हैं, इस क्लासरूम के अंदर भी और इस क्लासरूम के बाद भी। और रही बात, जैसा सर ने बोला कि बिलासपुर में हो तो आ जाना, हम तो मौका खोजते हैं यहाँ आने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमको डेली बुला लिया जाए। ये बहुत रेप्यूटेड मंच है और हमारा लक्ष्य था यहाँ पहुँचना। CGPSC सेलेक्ट होना दूसरा लक्ष्य था, पहला था यहाँ पहुँचना, पहला यहाँ पहुँचना।
यहाँ जैसे हम बैठते थे, हम भी जब 2018 में तैयारी कर रहे थे, 2019 में तैयारी कर रहे थे, तो हमारे सामने भी ऐसे ही टॉपर्स आया करते थे अपनी तैयारी का बताने के लिए। प्रशांत कुशवाहा सर आए हुए थे और मैं प्रशांत कुशवाहा सर से उस वक्त बहुत प्रभावित हुआ था। तो उस टाइम एक मन में था कि हाँ यार, रैंक 1 का महत्व तो है, चाहे आप कुछ भी ले आइए, रैंक 1 का महत्व तो है। आप लोग जब कभी नींद आए, कभी पढ़ाई करने का मन ना करे, कभी लगे कि यार ठीक है यार, हो गया ना यार, आज कल ये हो गया, तो याद रखिएगा कोई है नीरनिधि नंदेहा जो 12 घंटे नालंदा परिसर में बैठा हुआ है और 898 ला सकता है। 898 नंबर मेंस में लाना मजाक नहीं है, और कोई ला रहा है। हमसे तो ना आया, शायद हो सकता है दोबारा कभी आ जाए। इसका मतलब यह है कि लोग हमसे बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आपको नींद कैसे आ सकती है? मतलब जो बेसिक नींद जरूरत है शरीर के लिए उतना तो पर्याप्त है। उसके बाद लोग 12 घंटे 13 घंटे सो रहे हैं, वो गड़बड़ है। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करना ही है, इसको नियम बना लीजिए। सुबह करना है, शाम को करना है, वो आपकी इच्छा है। सर एक टाइम टेबल बना करके देते हैं, मैं कोशिश करता था बार बार फॉलो करने की, कभी हुआ नहीं, लेकिन कोशिश हमेशा किया है। सर वो 3-3 घंटे का स्लॉट बना करके देते हैं, कोशिश कीजिए कि उसको फॉलो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट 8-10 घंटे अपनी तैयारी में निकालिए, ठीक है। और कोई मुझसे मदद चाहिए, कभी कोई तैयारी के लिए गाइडेंस चाहिए, आप मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हूँ। जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, मैं जो भी संभव मदद होगी वो मैं आपको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्रांजल गोयल रैंक 60। तो विशेष बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा टाइम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। तो इन्होंने अलग क्या किया, अब आप ये भी सुन लीजिए। हेलो, देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने किया उतना मैं बता सकता हूँ। क्या है कि जब मैं यहाँ बिलासपुर आया 2018 टाइम पे, तो जब यहाँ सब उस टाइम DIA वहाँ था दयालबन, तो वहाँ जब हॉस्टल ज्वाइन किया सबने बोला पहली बार में होगा ही नहीं, ठीक है। घर में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी प्रभाव है, मम्मी ने पूछा ज्योतिष है, उसने बोला सरकारी नौकरी नसीब में है ही नहीं, ठीक है। तो अब इतना निराशाजनक बात कोई बोल देगा तो फिर कैसे करोगे, तो प्रूफ तो करना था अपने आप को, ठीक है। तो DIA के जस्ट सामने हॉस्टल था, ठीक है। बस DIA और हॉस्टल, यही ज़िंदगी थी। वो जो 1 साल का मेरा सफ़र था, मैंने मतलब मेरा ये पहला अटैम्प्ट था और अभी दूसरा मेंस दिया है, तो हो सकता है उसमें रैंक इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो दिन में लगभग बस खाना सोना और उसके बाद पढ़ना। कहीं कानन पिंडारी नहीं गया हूँ एक बार भी, लेकिन अब जाऊँगा, ठीक है। वही बोलना है कि अगर 1 साल आप डेडिकेट होकर अपना मेहनत दो ना, मतलब बेस्ट दे दो अपना, ठीक है, तो अपना खुद से अंदर से आएगा ना कि मतलब प्री मेंस इंटरव्यू सब इम्पॉर्टेंट है। मैंने इंटरव्यू में 108 स्कोर किया था, इस चलते वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इंटरव्यू के चलते भी लोग हट जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी के दौरान हमेशा ये मान के चलना है कि सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू का लेवल भी, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो मतलब सिर्फ फैक्ट बताने से काम नहीं चलेगा। और नोट्स के लिए एकदम, जैसे सर ने बताया कि एकदम कंसाइज नोट्स, मेरे भी एकदम कंसाइज नोट्स थे, लेकिन क्लास जो नोट्स थे ना, वो सर हमेशा बोलते थे कि ना मुरब्बा मत बनाना, ठीक है, हमेशा ना जो बुकलेट है ना उसी में नोट्स लिख लेना। आप लोग अलग अलग कॉपी बना लेते हो, फिर उसके बाद उसको सेल्फ में जाके रख देते हो, धूल लगते जाती है, खोल के नहीं देखते हो। मेरे भी रूममेट थे, मैंने भी देखा है, खोल के नहीं देखता है कोई। तो रिवीजन कॉन्स्टेंटली करना है, ग्रुप स्टडी करो। मैंने और मैम ने ग्रुप स्टडी किया था मेंस के लिए, तो इनका भी नायब तहसीलदार में हुआ है पोस्ट, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी कोई भी गाइडेंस हो तो हम लोग तो हैं ही हेल्प करने के लिए, लेकिन वर्क आपको देना है। देखिए टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, सौरभ सर ने बहुत गाइड किया है, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट वहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, ठीक है। और अगर पहली बार में आओगे तो उसकी खुशी अलग ही होगी, ठीक है।
तो अपना बेस्ट दे दो। एक साल इतनी मेहनत कर लो कि दूसरे बार दूसरा अटेम्प्ट देना ही ना पड़े। क्यों देना पड़ेगा? रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रैंक 1 आ सकता है ना, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस लेवल की करनी है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स रटने से या शॉर्ट नोट्स वाले रट लेने से कुछ नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा डीप नॉलेज रखो। और आजकल का जो ट्रेंड है ना, मेरा इंडियन जीएस अच्छा है, ठीक है, तो इंडियन जीएस पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इंडियन जीएस के चलते भी लोग सीजी सबसे बनता है, सर ने भी बोला था सीजी सबसे बनता है। इंडियन जीएस को एनकाउंटर करोगे तब प्री निकलेगा, और प्री ही नहीं निकला तो फिर मेंस कैसे दोगे? ठीक है, तो इंडियन जीएस की अपनी नॉलेज ना थोड़ी सी अप करना। मतलब जो एवरेज है, जो सब पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अधिक होगा तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना। और हमेशा बॉर्डर लाइन या कट ऑफ मत देखना। ठीक है, कट ऑफ देखने के बाद ऐसा हो जाता है कि यार 120 नंबर तो लाना है, तो उस तैयारी वैसी नहीं हो पाती। हमेशा 200 को एनकाउंटर करना कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन बना के आऊँगा। ठीक है, ऐसा सोच के चलना, तो वहाँ जाके 80 बनेंगे। ठीक है, 80 बनेंगे और सीजीपीएससी अब विलोपित के चक्कर में फिर 150 नंबर तक आ जाएगा। तो उसे वो मार्जिन रखना अपने आप में कि प्री के दौरान मैं उतनी मार्जिन लेके चलो, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन विलोपित होने से कितने लोगों का कोई इन हो जाता है, कोई आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो मार्जिन क्रिएट करके रखना है। प्री और मेंस की हमेशा कंबाइंड तैयारी करना है, सिर्फ एक साथ नहीं, मतलब एक ही साथ तैयारी करना है, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, फैक्ट्स प्री में पूछते हैं, लेकिन अगर वो फैक्ट्स को आप मेंस में भी डिलीवर करोगे तो नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, और फैक्ट्स जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा। लास्ट के 2 मंथ्स सिर्फ फैक्ट्स पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने ना इस बार भी प्री दिया था, तो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा मतलब एक बैकग्राउंड स्ट्रांग था, तो मैं 1 महीना में कर सकता था, इस चलते मैंने किया। आप लोग 3 महीना ले लो, ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मेंस का करो। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ जाके पहली बार में उतना लिख नहीं पाओगे। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट मत मिस करना, डीआईए में रेगुलर टेस्ट भी होते हैं, उनको मत मिस करना। ठीक है, मतलब बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़ने का बहाना, आज बुखार आ रहा है नहीं पढ़ना है, वैसा नहीं होना चाहिए। बुखार आ रहा है तो अच्छी बात है ना, बेड में लेट के तो पढ़ सकते हो, काम क्या करना है, समझ रहे हो ना? तो वही सब है। देखो, ऐसा कुछ स्पेशल कोई नहीं करता वहाँ से यहाँ आने के लिए, बस वो हार्ड वर्क है। लक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो लक आपके साथ रहेगा ही पीछे। ठीक है, लेकिन वो हार्ड वर्क है जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, तो हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा है। और आप लोगों को अगर इतने 1 लाख लोग में अगर टॉप 100 में आना है तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए आपकी मेहनत तो वैसी होनी चाहिए ना। अपने आप से जब अगर ऐसा लगे ना, तो अपने आप से पूछना कि क्या मैं ऑफिसर बनने लायक हूँ, मैं उस लेवल तक मेहनत कर रहा हूँ। फिर आप अपने आप को मतलब जज कर पाओगे कि हाँ हो कि नहीं हो। और जब अगर वो आंसर यस आ गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। 1 साल नहीं तो 2 साल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो फिर FB इंस्टा से मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी सर लोगों से ज़्यादा अच्छा गाइडेंस तो हम लोग भी नहीं दे पाएंगे, सर लोग तो डेली आप लोगों को इतना गाइडेंस देते हैं। ठीक है, हिना टंडन जी हमारे साथ, नायब तहसीलदार। मेरा नाम हिना टंडन है, मैं बिलासपुर से हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्निकल है। 2017 मैंने गेट क्लियर किया है, 2018 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो प्रीलिम्स मेरा 3 मार्क्स से चूक गया था, और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, और मेंस ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ये बिल्कुल नॉन टेक, बहुत समय लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप हरी में भी मत रहें कि मतलब मुझे बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, लेकिन बिल्कुल 1 साल में ही मेरे को निकाल लेना है। तो आप क्या है, जल्दी मत पढ़िएगा, आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते जाइए। जैसे कि प्रांजल ने भी बोला कि आप एक कंबाइंड स्टडी का एक तरीका खोजिए कि मतलब मेरे को प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाता है, और जो मेंस है वो बेसिकली आपको सिर्फ उसका बैकग्राउंड क्या है या आपको उसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि क्या है। तो दोनों की कंबाइंड स्टडी कीजिए। और
मेरी जो गलती है मैं वो बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि सबने जो बताया कि क्या करना चाहिए और मेरा 238 रैंक है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं बताऊँगी कि क्या गलती हुई है मेरे से। तो सबने बोला कि सबके पास शॉर्ट नोट्स थे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं थे। मैंने वही जितना भी मेरा नोट्स था वो मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज किया है, वो मेरी मोटी कॉपी, तो बहुत गट्स के साथ मैंने वो क्लियर किया। 4 दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि वो पूरी कॉपी रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो प्लीज़ आप ये मत करिएगा, जैसा कि सारे लोगों ने बोला है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना के चलिए। ये मेरा अब इस अटेम्प्ट में ये मेरा होगा कि मैं ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, तो मैं शायद अपना रैंक इम्प्रूव कर पाऊंगी नेक्स्ट टाइम। और खुद पे ट्रस्ट रखिए। हम ऐसा होता है कि सामने वाले पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ उसका तो ज़रूर हो जाएगा, इसका तो ज़रूर हो जाएगा। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हम भी वो कर सकते हैं और खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये मेरी गलती थी, ये आप बिल्कुल मत करिएगा और खुद पे ट्रस्ट रखिएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, आप कभी भी खुद से झूठ मत बोलिएगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए शायद, या मम्मी पापा को या किसी और को दिखाने के लिए हम 8 घंटे बैठते हैं, लेकिन अगर हम उसमें देखें तो हम शायद उसमें से बहुत कम टाइम निकाल पाते। तो वो खुद से झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आपका रैंक कभी नहीं आएगा और आप फिर कुछ नहीं कर सकते अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो। तीसरी एडवाइस मेरी ये होगी कि आप स्टडीज के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि मतलब मुझसे नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, खुद से एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि हाँ मुझसे होगा, ज़रूर होगा। और हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। मैं मुझे किसी की एडवाइस मिली थी तो मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो सारा कुछ छूट जाता है, बट हाँ मैंने रनिंग किया था। उस टाइम अब क्या होता है कि आप जब ऐसा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और व्हाटएवर, मेरे लिए रनिंग, तो मैं जब दौड़ती थी तो मेरे जो थॉट्स होते थे वो बहुत पॉजिटिव होते थे और बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ निकलती थी। तो प्लीज़ वो ट्राई कीजिएगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। और जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि आप एक एग्जाम्पल बनिए, क्योंकि मैंने अभी ये देखा है, मेरे जितने भी मोहल्ले या फिर आजू बाजू या मुझसे रिलेटेड जो मेरा गांव है, वहाँ पर अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जल्दी नहीं कराएंगे, ठीक है, हम उनको पढ़ाई कराएंगे। उनका जो खर्चा है वो हम शादी पे ना लगा के हम उनकी पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। तो प्लीज़ वो एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बदल सकते हैं। तो मैं ये हमेशा से कोशिश करती थी, मैं अभी भी मैं कहीं किसी जगह पे छोटे छोटे बच्चों से मिलती हूँ जो आते हैं ना हमसे पैसे मांगते हैं रस्तों में, मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, चाहे मतलब वो छोटे से बच्चे, या मैं कहीं किसी से भी मिलती हूँ या मैं कभी अगर गाँव गई हूँ तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता था, पढ़ाई आप कैसे कर रहे हैं। मेरे घर के बच्चे मुझसे परेशान हो जाते हैं कि हमेशा पढ़ाई के बारे में ही बात करती है। तो प्लीज़ आप जाइए और लोगों से बात करिए और एक एग्जाम्पल बनिए। मेरा मतलब ये सभी लड़कियों से एक निवेदन है, समझिए कि आप आगे आइए और भी लड़कियों के लिए काम कीजिए, क्योंकि हम बहुत समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल सेट करके आपको पता नहीं हम कितनी बड़ी लाइफ बदल सकते हैं। ऐसा होता है बहुत सारी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं पर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, पर क्या पता वो हमको देख के सोचे कि हाँ शायद हमारी भी बेटी वो कर सकती है जो इनने किया है, तो शायद वो उनको मौका दे और दहेज पे लगाने के बजाय शायद वो उनकी स्टडीज पे वो पैसा लगाए। तो प्लीज़ वो एग्जाम्पल बनिए, ये मेरा सबसे बड़ा आपसे निवेदन होगा सभी लड़कियों से। दैट्स इट। और बाकी अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो यू कैन आस्क। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगले बैच के बच्चे आ गए हैं, सीढ़ियाँ जाम हैं, आज ऑफिस का कोई काम नहीं करना है आपको, आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं, फीस देना है, जो भी काम है वो सारी चीज़ें आप बाद में आके कर लेना। अभी सीधे जाना है, अपनी गाड़ी उठाना है और बाहर चले जाना है, इसके पहले की कुछ दिक्कत हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, इन सब ने बहुत अभावग्रस्त परिस्थितियों में पढ़ाई की है, मतलब किताबें इनके पास पुरानी थी। इन 2 सालों में मैंने खुद ने 5 या 7 किताबें बनाई हैं, दीप ने 4 किताबें बनाई हैं। अब बाजार में जो युवाचार की किताबें हैं
तो अब मैं इनसे सहमत होके बोल रहा हूँ, पहले मैं नहीं बोलता था, पहले मैं बोलता था पढ़ लो कुछ और, पर अब मैं गारंटी से बोल रहा हूँ युवाचार की जो किताबें आपको मिल रही हैं और जो आने वाली हैं 5-7 और पब्लिश होके अभी 10-15 दिन या महीने भर के अंदर, इनके अलावा आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहले एडमिशन लिए पुरानी है तो थोड़ी सी मेहनत करके बाजार से नए ले लीजिए, लेकिन वास्तव में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने बनाई है वो किताबें और दीप ने खुद ने बनाई है। बीच में कंटेंट टीम बनाती थी, हम देखते थे, 2 साल हम बेरोजगार थे, एक वीडियो बनाते थे, तो हमने खुद ने वो सारी किताबें बना दी हैं। तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज फिजिकली करवाना दिक्कत इसलिए है क्योंकि 1000+ लोग इनरोल्ड होते हैं। अब अभी आप देख रहे हो वो बार बार होगा, तो कोविड का समय है, तो हमने तय किया है कि इस बार हम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही लेंगे। OMR वाली प्रैक्टिस आप जरूर घर पे करें, लेकिन टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं सितंबर से। सबने टेस्ट सीरीज का महत्व किया है और कोशिश करेंगे कि हम इस बार मार्च से ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज मेंस की होती है वो भी करवाएं। कई बार सब लोग हमसे कहते हैं सर पढ़ाओगे भी आप, टेस्ट सीरीज भी आप लोगे, कुछ तो छोड़ दो हमारे, तो हम छोड़ देते हैं कि तुम टेस्ट दूसरी जगह, हर इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता है, सब जगह जाने चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं इतने बच्चे पढ़ाते हैं आप टेस्ट क्यों नहीं लेते, तो वो फॉर्मेडेबल टीम होनी चाहिए, तब हम जरूर टेस्ट लेंगे। सबसे आखिरी बात, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हम कोई अलग से व्यवस्था नहीं कर पाते। जैसे होता है ना कि आज स्टेज सजा, सारे लोग बैठे, उन्होंने बात की, ये इनफॉर्मल गैदरिंग होती है। इस वीडियो में हो सकता है मैं नहीं दिख रहा हूँ, कभी ये नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, वो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। ये इनफॉर्मल गैदरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। फॉर्मल गैदरिंग के लिए इस समय मेरे दिमाग में एक प्लान है, हम लोग एक एजुकेशन टूर पर जाते हैं। इस बार मेरी इच्छा है, मैंने पिछली बार मेरियट में हमारे सम्मानित लोगों को बुलाया था, इस बार मैं सोचूंगा कि उनको, यदि लोग भी टाइम निकालेंगे ना, तो इस बार टूर में ले चलेंगे। फिर हमको इन लोगों को कोने में ले जाके जो पूछना है आप पूछिएगा, जितना पूछना है पूछिएगा। तो ऐसा दिमाग में है, मटेरियलाइज हो पाए, चीज़ें बन पाए तो है। अदरवाइज हम समारोह 2-3 साल में करते हैं, इकट्ठे लोग हो जाते हैं। तो पिछली बार विकास सर आए थे जब हमने सम्मान समारोह किया था, इस बार हम फिर से प्लान करेंगे, एक और बैच हमारा आ जाए उसके बाद। ये बेस्ट लॉट है हमारा, मतलब हर साल सिलेक्ट होते हैं 1/3 लोग, 60, 70, 80 लोग ऐसे होते हैं, बट रैंकिंग वाइज, टैलेंट वाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉट। सबसे मेन बात यह है कि पहले ये होता था कि 50% लोग कुछ पुराने समय के होते थे। ये 18-19 रिसेंट बैच से फिनोमिनल रिजल्ट्स आए हैं, मतलब 1-2 साल में लोग सिलेक्ट होके आए हैं। तो मैं भी बहुत खुश हूँ इन लोगों को लेकर। तो आप लोग मोटिवेट रहिए और इनसे आपको जब जहाँ जैसे मिलना होगा ज़रूर व्यवस्था होगी। अब सीधे जाना है और बाहर जाना है। थैंक यू, आप लोग जाओ फिर हम जाएंगे।